अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 जुलाई है और आज हम गुफ्तगू करेंगे कराची के शहरी जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अहलियान कराची इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के अजाब उनको उनको सामना करना पड़ रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। कोरोना की वबा है अपनी जगह पर और उससे मुतासिर होने के बाद उसकी वजह से लॉकडाउन है और फिर गर्मी की शिद्दत है और उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी के लोड शेडिंग एलानिया गैर एलानिया वक्त पे बेवक्त लोड शेडिंग की वजह से कराची के शहरी शदीद तरीन इस वक्त अजाब झेल रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक के कान पर कोई जूं ही नहीं रेंग रही। पहले बहाना ये बनाया गया कि फर्नेस ऑयल और गैस की मतलूबा मिकदार न मिलने की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। फिर कहा गया कि बिजली की तलब में इजाफा हो गया है, उसकी वजह से मतलूबा मिकदार में बिजली फराहम नहीं की जा सक रही और इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। और नेपरा जो कि मुल्क में बिजली फराहम करने के हवाले से रेगुलेटरी बॉडी है, इस तमाम मामले में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उसका भी किरदार कमोबेश नेपरा जैसा ही है। के इलेक्ट्रिक की शानदार कारकर्दगी के बाद बजाय इसके कि उस पर जुर्माना आयद किया जाता, गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी है। के इलेक्ट्रिक वफाक के मातहत आता है क्योंकि बिजली की फराहमी वफाक की जिम्मेदारी है, वापदा वफाक के अंडर में आता है। वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, MQM वफाक में PTI की इत्तेहादी है और कराची ने आम इंतखाबात में PTI और MQM को नुमाइंदगी का हक दिया था। अब ये दोनों जमातें अखबारी बयानात की हद तक के इलेक्ट्रिक की मजम्मत कर रही हैं, मगर अमली तौर पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ की तरफ से रोजाना 2 घंटे धरने का ऐलान भी किया गया, मगर अमली तौर पर वफाकी हुकूमत की तरफ से या वफाकी वजीर पानी बिजली की तरफ से नुमाइशी नोटिस के अलावा कोई काम नहीं किया गया। इस तमाम मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आबिद हुसैन साहब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, क्या मसला क्या है ये कि कराची बिल्कुल ही लावारिस शहर हो गया है? कि इलेक्ट्रिक रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरह लोग अजाब में मुब्तला है और किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही, तो क्या कराची बिल्कुल ही एक लावारिस शहर बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदद किया और इस आज के अहम तरीन उन्वान पर बात करने का मौका दिया। हमारे साथ बात यह है कि इलेक्ट्रिक की जब नजकारी की गई और जब ये KESC कहलाती थी तो उस मुआहिदे में जो लोग शरीक रहे और मुआहिदे की जो शिकें तय पाई उसमें मेरे ख्याल से बहुत इतना ज़्यादा झोल है कि उसमें एक इदारे को आप जब बेचते हैं तो कोई ऐसी शराइतें रखी गई कि जिससे ये किसी के कंट्रोल में बाकायदा आ जाए और उन शिकों का फ़ायदा उठाते हुए कि इलेक्ट्रिक अपने आप को एक मादर पिदर आज़ाद इदारा समझती रही है और समझती है। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम की तरफ शायद लोग तवज्जो नहीं दे रहे। अभी सियासी बयानात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर हैं आजकल इम्तियाज शेख साहब, तो उन्होंने कल कहा कि जी के PTI का शोर मचाना ऐसे ही है जैसे चोर मचाए शोर। बात सही है उनकी कि अगर हुकूमत में रहते हुए खुद हुकूमती अरकान बजाय इसके कि फैसला करें वो खुद जाकर धरना देना शुरू कर दें और कहें कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया, इससे ज़्यादा खौफनाक बात क्या हो सकती है शहरियों के लिए कि अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता की, जिन लोगों को वोट दिए लोगों ने तब्दीली के नाम पर, वो तब्दीली लाने के बजाय उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया और उसी तरह आवाम के साथ शोर मचा रहे हैं। वो भी उन्हें 2 साल बाद ख्याल आया कि चलिए अब कुछ नहीं हो रहा हमसे, तो अब कम अज कम अपनी फेस सेविंग के लिए हम इनके साथ शोर मचाना शुरू कर दें। इसलिए कि सबसे पहले जमात इस्लामी ने इस इशू पर आवाज़ उठाई और आज से नहीं तकरीबन 4 साल पहले से उन्होंने कहना शुरू किया, जब इन्होंने जायद बिलिंग शुरू की और लोड शेडिंग कोई आज का अजाब नहीं है, ये हर गर्मी का अजाब है। हमारे यहाँ लोड शेडिंग खत्म उस वक्त होती है जब अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए। तो ये खुद से कोई क्राइसिस को डील करने के काबिल आज तक इलेक्ट्रिक नहीं हो सकी। मसला क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक के साथ ये हमारे जो जब इसके साथ मुआहिदा हुआ कि इलेक्ट्रिक का इसको निजकारी की गई, तो इनको निजकारी करते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए था, जो मेरे ख्याल से जो
और लोगों से, माहिरीन से बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने जिम्मेदारी उनको दे दी और बिजली की तकसीम की जिम्मेदारी भी उनको दे दी, और बिजली की तकसीम के बाद उसकी जो बिलिंग है और जो लोगों से रिकवरी है वो जिम्मेदारी भी उसी के पास है। अब आप मुझे बताइए, जब ए से जी तक सारे काम एक इदारे के पास होंगे तो उस इदारे की खामी को चेक कौन करेगा? होना तो ये चाहिए था कि बिजली की पैदावार जो है वो किसी और इदारे को दिया जाता, उसका काम। जो हमारे पैदावारी यूनिट है, बिन कासिम है, और जो दूसरे जैसे आईपीपीज वगैरह हैं, वो सब इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आती। वो ठीक है बिजली महंगी बेचते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि उनका पैदावारी यूनिट बंद हो गया, टिपाल बंद हो गया, फला बंद हो गया। वहां से तो बिजली पूरी आ रही है, पूरे मुल्क को वो दे रहे हैं, बल्कि वहां से फिर हमें 800 मेगावाट इस वक्त दिया जा रहा है नेशनल ग्रिड के जरिए। सारा मसला के इलेक्ट्रिक में क्यों आता है? इन्हीं का बिन कासिम पावर प्लांट क्यों बंद हो जाता है गर्मियों में आकर? उसकी वजह यह है कि सारे होल जिम्मेदार ये खुद बने हुए हैं। अगर ये किसी और के पास होती तो इनका प्रेशर उन पर होता है कि जी हमें बिजली चाहिए किसी भी तरह, इसलिए कि हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। वो पार्टी जो है बिजली बनाने की पाबंद होती, चाहे इसको फर्नेस महंगा खरीदना पड़े, चाहे इसको उसका जखीरा करना पड़े या कुछ भी, वो उसका हेडेक होता है। इसी तरह जब के इलेक्ट्रिक उसकी तरसील का निजाम कर लेती तो उस पर एक और प्रेशर होता है रिकवरी वालों का कि जी आपकी बिजली चूंकि आप दे नहीं रहे इसलिए हमें रिकवरी में मुश्किल हो रही है, आप लोगों को बिला खलल बिजली दें ताकि हमें रिकवरी में आसानी हो। तो ये जो जब इदारे मुख्तलिफ काम करते हैं डिसेंट्रलाइज होकर, तब एक ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। आप देखें कि कभी हमारे मुल्क में दूध का निजाम जो है वो क्यों खराब नहीं होता? इसलिए कि जो भैंसों के बाड़े हैं वो आबादी से दूर मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए, वहाँ उनकी जो है थोक में वहां से माल आता है दुकानों के ऊपर, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदार कोई और एक होता है, और वहां से खरीदार कोई और होता है। रोजाना वक्त पर खरीदार जाते हैं, रोजाना उनको रात को 3 बजे 4 बजे जिसका जो दुकान का टाइम तय है, सुबह फजर के वक्त या शाम के वक्त उसको दूध मिल जाता है। अगर यही सारा काम किसी एक बाड़े वाले के जिम्मे कर दिया जाए, वो पूरे कराची का निजाम कैसे संभालेगा? वो कैसे सारी दूध की सप्लाई को एक जगह लेगा, फिर दूसरी जगह पहुंचाएगा, फिर तीसरी जगह उसकी तकसीम होगी। आप अखबारात का निजाम देखें, एडिटर का काम है सिर्फ एडिटोरियल कंटेंट की हद तक कॉपी तैयार करके प्रेस तक भिजवाना। प्रेस का काम है उस डेडलाइन के मुताबिक उसको कॉपी मिल जाए तो उसने छापकर अखबार सर्कुलेशन वालों के हवाले कर देना। सर्कुलेशन वालों का काम है कि सारे बंडल उठाकर एजेंटों के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर उसको रखवा देना। वहां से हॉकर का काम शुरू हो जाता है कि वहां से अखबार उठाता है, वो घरों तक पहुंचा देता है। 4 हिस्सों में अखबार छपकर लोगों तक पहुंचता है। कभी इसमें खलल आया, कभी कर्फ्यू लग जाए, कभी बारिश हो जाए, उस पर ताखिर थोड़ी सी हो जाती है मौसमी हालात की वजह से कि अगर रास्ते बारिश पानी बहुत है, नर्सरी का रास्ता बंद है, तो हो सकता है कि अखबार सुबह 7 बजे के बजाय दोपहर 11 बजे पहुंच जाए। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हमारे घर में अखबार का नागा हुआ हो। क्यों? कि कोई एक जिम्मेदार नहीं है। अगर ये सारे काम एडिटर को दे दिए जाते कि जी आप ही अखबार बनाएंगे, आप ही छापेंगे, आप ही सर्कुलेशन मैनेजर हैं, आप ही जो है वो हॉकर के भी इंचार्ज हैं, तो आप मुझे बताइए ये काम कैसे होता? इसमें खलल आया था। के इलेक्ट्रिक के साथ यही मसला है, आपने सब कुछ उनके जिम्मे कर दिया, अब उनकी मर्जी है, जिसको चाहे वो बिल 3 गुना कर दें। उसके बाद नाम नेहाद कस्टमर सेंटर बनाए हुए, जहां पर मैंने आज तक किसी का बिल ठीक होते हुए नहीं देखा। इक्का दुक्का किसी का हो भी गया होगा शायद, कहीं उनकी गलती अगर उनको महसूस हो जाए कि हमारी ऐसी गलती है जो कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए, शायद उसका बिल ठीक कर दे। वरना उनका जवाब ये होता है, मैं खुद लाइनों में लगता हूँ जाकर, क्योंकि पहला बिल जमा करा दें जिससे बाद में सॉल्व होगा। भाई तो फिर आपके कस्टमर सेंटर का फायदा क्या हुआ? अगर उस गरीब आदमी को आपने 2000 के बजाय 8000 का बिल भेज दिया है तो वो देगा कहाँ से? जब आप उसको ये सारे उसके साथ सलूक करते हैं तो वो तंग आकर कुछ महीने के बाद बिजली चोरी पर मजबूर हो जाता है। फिर वो कुंडा लगाता है, फिर आप शोर मचाते हैं जी इस इलाके में कुंडे बहुत लग गए, इसलिए हम सारी बिलिंग लोगों से कवर करेंगे। फिर कौन फंसता है? जो बिल दे रहा है। आप बिजली की चोरी का पूरे इलाके का तखमीना लगाकर उस इलाके के जो बिल देने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देते हैं और अपने लॉसेस को पूरा कर लेते हैं। फिर वो ये कंपनी का काम आ गया। तो जब सारे काम एक कंपनी करेगी तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस इदारे की नाकामी की वजह, जिसको नाकामी नहीं समझते और बड़ा इसको इंटरनेशनल बनाते हैं कि जी हम तो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से जब एक एक शहरी सीख रहा हो तो इस इदारे की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका सारा निज़ाम सेंट्रलाइज है, इसको आवाम से दूर कर दिया गया है। एक मसद गवर्नर जो है वो भी कुछ ना कर पाए और सीओ को बुलाकर कह दे जी जल्दी से ठीक करें, सीओ साहब कह दे 48 घंटे में ठीक हो जाएगा, और आज 6 दिन हो गए ठीक नहीं हुआ। तो जब इस लेवल पर भी मसला हल ना हो तो अम्मार साहब मुझे बताइए कि आम शहरी अपना मसला कहाँ जाकर हल कराएगा? अच्छा आबिद साहब, KESC थी पहले, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। आप
इसकी वजह क्या थी कि इसको जी निजकारी जी। की गई, इसको प्राइवेटाइज किया गया? इसकी वजह क्या थी, जबकि ये हुकूमती कंट्रोल में थी और कारकर्दगी उस वक्त शायद आपके हिसाब से तो शायद उस वक्त ज्यादा बेहतर थी, लेकिन उस क्यों इसको निष्कारी करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। कराची जो हमेशा से रोशनियों का शहर कहलाता था, उसकी वजह वही केईएससी थी। और केईएससी ने ही शहर का ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम बनाया बिजली का। और बड़े-बड़े जो, अगर आप समझते हैं कि जो कुछ कराची में अगर आज जगह-जगह बिजली पहुँची भी है, तो बेसिकली तो केईएससी का ही कारनामा था। लेकिन हमारे साथ एक मुसीबत है इस मुल्क में। हमारे साथ मुसीबत ये है कि हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं, इनके ज़हनों में कुछ बातें ऐसी बिठा दी जाती हैं कि जिसमें ये निजकारी करते हुए ये नहीं सोचते कि हम जिस इदारे की निजकारी कर रहे हैं, इस इदारे की निजकारी ज़रूरी है या नहीं है। हम राइट टाइम पे राइट फैसले नहीं करते और राइट प्लेस पे राइट पर्सन को नहीं बिठाते। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है। जिस वक्त ये निजकारी का एक बूम आया पाकिस्तान में भी और जगह भी आ रहा था, और वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का प्रेशर था कि जो आप इनकी इदारों की निजकारी कर दें, तो देखिए बात ये होती है कि आपने पीटीसीएल, जो पहले जो है इसका नाम कुछ और था, ये कितना अच्छा इदारा था और कितने तरीके से घरों पर लोगों के टेलीफोन लगते थे और शिकायत होने पर उस कंप्लेन को दूर किया। और उस वक्त मुझे याद है, ये 95-96 के दौरान जब मैं इसकी खबरें पीटीसीएल की कवर करता था, तो उस वक्त इस इदारे का उस वक्त मुनाफा, अखराजात छोड़ दें, मुनाफा 6.5 अरब, 5 से 6.5 अरब के दरमियान था। ये आप बात कर रहे आपने हैं उस वक्त उस ये आप इदारे बात की कर भी रहे हैं निजकारी की और एक मुनाफे में जाने वाली। हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई सालों का वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुझे याद है कि निजकारी उस वक्त बहुत लोगों ने शोर मचाया, यूनियन ने भी, दूसरे रहनुमाओं ने भी, कि जी आप एक मुनाफे बख्श इदारे को क्यों बेच रहे हैं, आपको खसारे वाले इदारे बेचने चाहिए। लेकिन उन्होंने उसकी निजकारी कर दी। आज हाल ये है कि लोग पीटीसीएल का टेलीफोन लगवाना पसंद नहीं करते, इसलिए कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो अव्वल तो कोई आता नहीं है, और अगर आ जाए तो वो 1 घंटे के लिए ठीक होता है, 2 घंटे बाद दोबारा तो जो है आपको चक्कर लगाने पड़ जाते हैं कि जी फोन ठीक नहीं हुआ। वो तो शुक्र करना ये हुआ कि ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल कंपनियां 4-5 आ गई आपस में कंपटीशन में। फिर मैं वही बात करूंगा, जब कंपटीशन में 5 कंपनियां आई, टेलीनॉर, जायज और ये सारे लोग वारिद वगैरह, तो इनकी वजह से आप देखें आज तक हमें मोबाइल फोन के सिस्टम में कोई खामी नहीं मिल रही। सब एक से बढ़कर एक पैकेजेस दे रहे होते हैं कि जी हमारा पैकेज ले लें तो इतने मिनट फ्री है, हमारा पैकेज ले लें तो इतने इंटरनेट फ्री है। आपके इलेक्ट्रिक में भी अगर ये कर देते, तकसीम कार कंपनियां एक से जायद कर देते, बिजली पैदा करने वाली कंपनियां एक से जायद कर देते, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी रिकवरी के निज़ाम को डिवाइड कर देते और कंपटीशन में लोगों को ले आते, तो आपका निज़ाम कुछ और होता। लेकिन आपने वही वाली खामी की कि जब केईएससी, उसमें जो खामियां थी, उसमें अगर यूनियन बाजी थी या उसमें कोई ऐसे मामलात आ गए थे कि सियासी इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया था और आपने ये चाहते थे कि उससे जान छुड़ाए, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। जब आप एक चीज़ को असर-ए-नो करने जा रहे हैं, तो आप उसको वाक़ई असर-ए-नो करें, बजाय इसके कि आप पूरी किताब उठा के उनके हवाले कर दें और कहें कि जब आप अपनी मर्ज़ी से आप चला लें, तो उसकी वजह से ये खामी पैदा हुई है। केईएससी को अगर केईएससी रहने दिया जाता, तो या तो आप उसका निज़ाम सही करते, और अगर आप उसको किसी इदारे को बेच रहे थे, तो आपको अपनी शराइत व ज़वाबित सख्त रखनी चाहिए थी, डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम करना चाहिए था और एक से ज़ायद कंपनीज़ को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए था। अगर बिड में कोई नहीं आ रहा था, तो आपको इसकी निजकारी को मौखर करना चाहिए था और आप फिर इनवाइट करते हैं टेंडर और अखबारात के जरिए कि जी हम केईएससी को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बिजली की पैदावार के लिए हमें कम से कम 3 कंपनियां चाहिए या 4 कंपनियां चाहिए। जब तक वो नहीं आते आप निजकारी ना करते, आप खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाते। लेकिन हमारे यहाँ लालच और अरबों रुपए की करप्शन, जब इसका रिवाज पड़ गया, लोगों को किकबैक्स नजर आने लगे, तो ऊपर जो डीलिंग होती है वो सबको पता है। अभी मैं एक सुबह खबर पढ़ रहा था और ये अखबार मेरे सामने है कि जो एनएचए है, एनएचए में करप्शन जो है उसका जो अभी एक ताज़ा फिगर आया है, वो ये है कि एनएचए में 31 अरब 55 करोड़ की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। आप मुझे अंदाजा लगाएं करप्शन का लेवल कहाँ चला गया है। लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं रही है, अब अरबों में बात होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कराची का निज़ाम, वो कि हमारा सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक है, लेकिन मिसाल बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए कि कराची की तरक्की का जिम्मेदार इदारा था केडीए, जिसे हम कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और कराची को मेंटेन करने का इदारा था केएमसी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। केडीए पार्क बनाता था, केडीए बिल्डिंग बनाती थी, केडीए पार्किंग की लॉट बनाती थी, केडीए पुल और ब्रिजेस बनाती थी, सड़क बनाती थी,
और उसके बाद केएमसी के हवाले हो जाता था, और केएमसी का अपना बजट होता था सिर्फ मेंटेनेंस का। फिर हमारे मुल्क में मुसीबत आई कि उन इदारों को जम करके केडी की खुद मुख्तारी खत्म की गई और उसको एक जगह पे मिक्स कर दिया गया, जिसका नतीजा क्या निकला कि ना शहर की तरक्की हुई, ना शहर की मेंटेनेंस हो रही है। आज आपके हाल आपके सामने है कि इसका शहर का क्या हाल हुआ है। ना हमें ये पता चलता है कि इसका बनाने वाला कौन है, ना हमें पता चलता है कि इसका मेंटेनेंस करने वाला कौन है। सेम हाल केएससी का, के इलेक्ट्रिक का है कि जब आपने इसको डिसेंट्रलाइज ही नहीं किया और वन मैन शो कर दिया और लोगों को उससे इतना दूर कर दिया कि अब कोई सीईओ तो बहुत दूर की बात है। मुझे याद है कि जब आपने सवाल किया केएससी का, मैं जब रिपोर्टिंग करता था, मैं जब चाहता था केएससी के चीफ इंजीनियर से उसके दफ्तर में जाकर बगैर वक्त लिए मुलाकात कर सकता था, जस्ट अपना कार्ड भिजवाने की बुनियाद पर कि जी मैं मुलाकात के लिए आया, और वो बड़े खंदा पेशानी से कमरे में बुलाते थे और मुझे उस दिन की सारी पोजीशन बताते थे कि बिजली की क्या है। आज आप चीफ इंजीनियर, तो बहुत दूर की बात है, आप एक्सचेंज से मुलाकात नहीं कर सकते। ऐसा किला बना दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस को कि वहां पर जो है वो परिंदा पर नहीं मार सकता। मेरी रसाई भी एज ए यानी रिपोर्टर या एज ए, आप जो भी मुझे कहना चाहें, कि अगर सिर्फ है तो मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तक है। जहां मैं अपना कार्ड भिजवाऊंगा तो मीडिया मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी टीम है जो मुझे बुलाएगी और मुझसे बातचीत कर लेगी। जो मुझे सवाल करना है मैं उनसे कर सकता हूँ, वो इंक्वायरी करके पूछ के मुझे बताते हैं ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, और वो मैं आगे आके उसको खबर की शक्ल देता हूँ। मेरा एक्सेस जो है वो आला हुकाम तक खत्म कर दिया गया है। मैं कोई बराह रास्त सवाल नहीं कर सकता। हाँ, अब निजी चैनल आ गए। अब निजी चैनल आने से ये हुआ है कि वो सीईओ साहब खुद टीवी पर बैठ जाएं और अपना कोई किसी प्रोग्राम में, किसी बड़े शो में बैठकर वो अपना जवाब दे दें, तो वो 2-2.5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की बात वो कर सकते हैं। वो भी महीनों में उनको इजाजत मिलती है कि वो ये बात कर लें। वरना पहले हमारा एक्सेस रोजाना, चाहे वो एमडी वाटर बोर्ड हो, चाहे वो कराची के मेयर हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के हेड हो यानी केईसी के, हम रोजाना लोगों से मिलते थे, रोजाना जब चाहे बात कर सकते थे। मीडिया का और इदारों का गहरा ताल्लुक था, वो आपने ताल्लुक ही खत्म कर दिया। जब ताल्लुक खत्म कर दिया तो आवाम से इदारा दूर हो गया। जब आवाम से इदारा दूर हो गया तो वो अपनी रिपोर्ट ऊपर ये दे रहे हैं कि सब ठीक है, और इसलिए उनको क्लियरेंस मिलती रहती है, और ऊपर मिल बांट के वो जो कुछ भी करते रहे, आवाम बेचारे सड़कों पर मुजाहरा करने के लिए रह गए। सही। अच्छा आबिद साहब, जो मुआहदा हुआ होगा, जो निजकारी हुई होगी, वो किसी उसूल की बुनियाद पर कोई शिकायत तय हुई होंगी, कोई मुआहदा हुआ होगा, उसके अंदर कुछ बात तय हुई होगी। अब के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आप मतलब कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, तो क्या इनको बिल्कुल ही खुली छूट दी हुई है कि उसके अंदर शिकों में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, जुर्माना तो एक तरफ रह गया, जुर्माना तो देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मुनाफा बख्श इदारा है, वो तो जुर्माना बहुत हंसी खुशी देते हैं, कोई उनके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है शायद। तो उसके अलावा कोई हल दूसरा नहीं है उनके पास कि इस मसले का हल आखिर निकाला क्या जाए? देखिए, सबसे जो इसकी जो मुआहदे की जो बातें सामने आई थी मुआहदा होने के बाद, और जो बाद में भी सामने आती रही हैं, वो यही आती रही हैं कि के इलेक्ट्रिक अपने आप को ये कहता है कि जी हम एक प्राइवेट इदारा है, हम खुद मुख्तार हैं और हमारी खुद मुख्तारी में कोई दखल ना दे। ये उनका बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज है आवाम से लेके हुक्मरानों तक। और मैंने आपसे कहा कि उन्होंने अपने गिर्द इतना बड़ा एक हिसार बना लिया है, इतना के इलेक्ट्रिक को एक किले की शक्ल दे दी है कि अब के इलेक्ट्रिक के किले की दीवारों में इंजीनियर से काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा हुकूमत को, कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी से पत्थर मार मार के इसको वो नहीं कर सकते। आपको बैठकर इस पर बहुत आला सतह पर इस पर बात करनी पड़ेगी। मुझे आप बताएं कि जब इतना शोर मच रहा है, इतना शोर मच रहा है, तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाकर क्यों नहीं पूछते? अपने गवर्नर को तो आप छोड़ें, उसकी बेचारे की क्या हैसियत होगी। प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था और सीईओ को अपने पास प्राइम मिनिस्टर हाउस तलब करना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि जी हमें कुछ नहीं पता, आपको हम नेशनल ग्रिड से 800 मेगावाट दे रहे हैं, आपकी कमी को हमने, फर्नेस ऑयल की कमी को भी हमने पूरा कर दिया, हमने गैस सुई सदरन की कमी को भी पूरा कर दिया, अब आप बिजली हमें बिला ताकुत लोगों को दें। देखिए के इलेक्ट्रिक के साथ मसला क्या है? के इलेक्ट्रिक के साथ मसला ये है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। जिस रोज ये झूठ बोलना छोड़ दें, मसला हल हो जाएगा। ये हुकूमत से मिराद भी लेते रहते हैं और आवाम से झूठ बोलते रहते हैं। ये लोड शेडिंग करते हैं, साथ में जिन इलाकों में इनको किसी भी वजह से बिजली बंद करनी पड़ती है वहाँ ये SMS कर देते हैं कि जी मेंटेनेंस या लोड मैनेजमेंट की वजह से आपके इलाके में बिजली नहीं होगी। आजकल इन्होंने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है कि जब अदालत ने इनसे पूछा
हमने जब खबरें शाया की कि जी आप गैर एलानिया लोड शेडिंग ना क्या करें, हुकूमत ने भी इनसे कहा कि जी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करें, तो इनकी समझ में बात आ गई कि हाँ ये जो हम अचानक बिजली बंद करते हैं शेड्यूल टाइम के अलावा, ये तो गैर एलानिया है, तो उन्होंने इसको एलानिया कर दिया। अभी जो इनका एसएमएस है ये बेसिकली एलानिया मैसेज है, और इसको ये कोर्ट में या जो इनसे बातचीत करने वाले इदारे हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है, बेसिकली ऊपर से तो सब मिले हुए एक से ही लगते हैं मुझे, ये इदारे ये इन इदारों को रिपोर्ट पेश कर देते हैं जी देखें फला इलाके में हमने बिजली बंद की, ये एसएमएस का रिकॉर्ड मौजूद है, हमने तो ऐलान कर दिया, हमारे पास तो वाकई ये वाला मसला है। तो अब उनका वो जवाब भी खत्म हो गया हुकूमत और अदालत की तरफ से कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग ना की जाए। तो एक तो वो इलाके आ गए जिनको शेड्यूल लोड शेडिंग का सामना है, और कराची की इनका दावा ये है कि हमने 60% इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया है, और 40% वो इलाके हैं जहाँ पर बिजली की चोरी है, और वहाँ पर हम कहीं पर 1-1 घंटा और कहीं पे 2-2 घंटे और कहीं पे 2.5 घंटे के 3 दफा लोड शेडिंग करते हैं। जैसे बाज़ इलाकों में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है एक दिन में, शेड्यूल लोड शेडिंग, यानी 24 घंटे में जो इदारा एक्सेप्ट कर रहा हो कि हम 7.5 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, उसके अलावा फॉल्ट पीएमटी के आ गए, ग्रिड के आ गए, और उस इलाके में कुंडा सिस्टम के आ गए, या किसी भी वजह से, या इनका ये एसएमएस जो एलानिया आता है मेंटेनेंस के नाम पर कि जी आज हम इसमें केबलिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से बिजली बंद रहेगी, तो सारा दिन के लिए बिजली बंद हो जाती है। जब आप सारा दिन के लिए बिजली बंद करते हैं तो कम से कम उस इलाके को शाम के वक्त बिजली उसको दे दें, उसको रात के वक्त उसकी बिजली ना लें। आप तो सारा दिन पहले ही कोटा पूरा कर चुके हैं उसका। नहीं, वो शेड्यूल लोड शेडिंग अपनी जगह होगी, वो 7 बजे से 9:30 बजे तक दोबारा जाएगी, वो रात 11 बजे से रात 1:30 बजे तक दोबारा जाएगी, और 1:30 बजे के बाद जब चाहे वो दोबारा बिजली लेंगे। कि इतना आजाद इदारा, इतनी आजादी तो मेरे ख्याल से कायदे-आज़म ने पाकिस्तान को भी नहीं दिलाई थी जो के इलेक्ट्रिक ने खुद हासिल की है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा आबिद साहब, ये के इलेक्ट्रिक मिल्कियत किसकी है? कभी पता चलता है कि अबराज ग्रुप है इसका मालिक, कभी शंघाई इलेक्ट्रिक के पास जो होती है, तो किसकी मिल्कियत किसकी है इस वक्त ये? क्योंकि देखिए अबराज इस ग्रुप वक्त का तो आज की डेट तक जी इस वक्त आज की डेट तक इसकी मिल्कियत तो अबराज ग्रुप के पास है, और पिछले 2 साल से शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो इसको खरीदना चाह रही है, और उसने इसके जो 66% या 62% जो शेयर हैं उसकी स्टॉक एक्सचेंज में दरखास्त दी हुई थी, जो पिछली जून यानी जो अभी जून गुजरा है लास्ट हमारा जो फिस्कल ईयर है उस तक, चूंकि उसको नेपरा से उसकी परमिशन नहीं मिली थी, उसके कुछ नुकात तय नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उसकी वो दरखास्त बेसिकली टाइम बार हो गई। तो 1 जुलाई के बाद उसने उस दरखास्त को रिफ्रेश करके दोबारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया है शंघाई इलेक्ट्रिक ने कि जी हम इसके एसेस खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक बयान शाया हुआ था, और मुझे वो काफ़ी उस बयान में जान नज़र आ रही है, क्योंकि वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर रहे, नाज़िम कराची रहे, तो ज़ाहिर है उनके भी बहुत सारे ताल्लुकात होंगे, उनको भी किसी ने सही बात बताई होगी, चाहे मीडिया से लोग छुपाते हों, लेकिन ऊपर लेवल पर लोग एक दूसरे को असल बात बता देते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी जो मुझे बड़ी इसमें वैलिड लगी। उनका कहना यह था कि जून का जो ये आखिर का जून का लास्ट जो कराची का बहरान था बिजली का, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक ने जो अबराज ग्रुप था इसने सारे अपने जो फाइनेंसेस थे उनको रोक कर रखा, और रिकवरी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया, और जितना फर्नेस ऑयल की बचत कर सकते थे अपना बिन कैपिंग का प्लांट फॉल्ट के नाम पर बंद किया, और उसकी भी बचत की इन्होंने। आवाम जानने में जाए, आवाम का कोई मसला नहीं है, मरेंगे ना, ज़्यादा 10 जनाजे आते हैं, एक कब्रिस्तान में 50 आ जाएंगे, गोरकन का काम बढ़ेगा, इनका काम थोड़ी बढ़ रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से लोगों को तकलीफ दी, और शंघाई इलेक्ट्रिक को 30 जून तक उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में जो अपनी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट जमा कराई होगी उसमें मैक्सिमम मुनाफा शो कर दिया, ताकि जब नई कंपनी उसको हसीस खरीदने की इसकी अप्रूवल हो जाती है इस माली साल में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अपना मुनाफा और उसको शो कर सके कि जी ये तो इसकी इतनी बढ़त है, अब आप इसको इतनी बढ़त में ले सकते हैं, ताकि उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हर कुछ महीने बाद ये अपनी जो इनकी मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग, इसकी जब ये खबर जारी करते हैं, अगर आप उस खबर पर गौर करें, आप तक भी वो पहुंचती होगी, उस खबर में ये सारी चीजें देते हैं, हम इतने प्लांट लगा रहे हैं, इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं, और हर साल ये अगले साल की डेडलाइन दे देते हैं कि बस अगले साल इतने 1000 मेगावाट इतने 100 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। अभी जब उनसे जियो टीवी ने सवाल पूछा सीओ साहब से परसों के प्रोग्राम में कि जी ये नजर क्यों नहीं आ रहा आपके सारे जो आप इतने प्रोजेक्ट करते रहते हैं इतने साल में, कहने लगे हाँ वो इतनी खपत हो जाती है कि वो जो हम इतनी उसकी पैदावार बढ़ाते हैं
तो वो इतनी आबादी और इतनी जरूरत बढ़ चुकी है कि वो सारा उसमें चला जाता है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। अगर हम ये ना करते तो कराची में बहरान इससे बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने बड़ा किताबी किस्म का जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनकी प्रेस रिलीज पढ़े तो उसमें हर दफा ये लिखा हुआ होता है कि इस दफा इतने अरब मुनाफा हुआ, लेकिन ये मुनाफा हम शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे, और शेयर होल्डर्स की रजामंदी से हमने ये मुनाफा अगले प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया है। हमारे साहब मुझे ये बताइए कि शेयर होल्डर क्या ऐसे लोग हैं कि जिनको मुनाफे की परवाह ही नहीं इतने सालों में, और वो कहते हैं हमारा मुनाफा लगाते चले जाओ आगे, और उनको नजर भी आ रहा है और पता नहीं वो मुनाफा कहाँ जमा हो रहा है, और वो किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं। शेयर होल्डर क्यों नहीं अपने मुनाफे की डिमांड करते? ये सब मिल मिला के ऊपर कोई एक ऐसा कार्टेल बना हुआ है जो मिलकर खा रहे हैं और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, जब मुआहिदा हुआ था तो के इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया था उस मुआहिदे में कि ये सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, जनरेट करेंगे, नई बिजली खुद जनरेट करेंगे, लेकिन अभी तक ये दो बातें तो बहुत अहम है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है इन्होंने कहा था उसको भी बेहतर करेंगे, और हर साल उसको जैसे आपने फरमाया कि दोहराते हैं वो लोग लेकिन करते नहीं है। तो इसके ऊपर कोई अमली तौर पर कुछ अमल तो नहीं हो रहा, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसमें तो हम देखें तो हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, तो नहीं उसके नहीं ऊपर ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं होती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ, अपग्रेडेशन का काम हुआ है, और केबलिंग भी हुई है, नए पीएमटी भी लगे हैं। मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक ने कोई सिफर काम किया। वाकई में अगर ये सिफर काम कर रही होती तो इस वक्त बहुत बड़ा बहरान होता। ये बात नहीं है। बात ये है कि इन्होंने काम भी किया है, लेकिन उस काम की रफ्तार उस डिमांड के मुताबिक नहीं है, नंबर एक, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। नंबर दो ये कि इस कंपनी को इन्होंने एक फ्रेंडली कंपनी बनाने के बजाय एक ऐसी दुश्मन कंपनी बनाकर खुद पेश किया हुआ है कि जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मीडिया नहीं है, ये खुद है। अगर ये अपनी कंपनी को खुद एक फ्रेंडली कंपनी बना दें तो हमारे साथ, मुझे या आपको शौक नहीं है कि हम अपने इदारों को बुरा कहें। आप इस कंपनी को फ्रेंडली क्यों नहीं बनाते? आप मुझे ये बता दें कि अगर किसी शहरी का बिल ज्यादा आ जाए और वो अपना बिल अगर दुरुस्त कराने चला जाए, और अगर उसका बिल वाकई में दुरुस्त कर दिया जाए, तो क्या वो इलेक्ट्रिक को गाली देगा या उससे दोस्ती करेगा? दोस्ती करेगा, जाहिर है। बिल्कुल जहां बैठेगा महफिल में अच्छा कहेगा। मुझे एक आदमी, मैं इतने दायरे 3-4 जगह पे अब तक मीडिया हाउसेज में काम कर चुका हूँ, मुझे कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिली जिसमें मुझसे किसी कुलीग ने ये कहा हो कि मैं अपना बिल लेकर गया था और वो ठीक हो गया। मेरा अपना बिल मैं ठीक कराने में इसलिए कामयाब हुआ था कि मैंने सारे सबूत उनको पेश किए तस्वीरों के साथ कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर पर छापा मार ले, अगर 1 मिनट बिजली की चोरी नजर आए तो यहीं पे मुझे सजा दे दीजिएगा, मैं घर भी नहीं जा रहा। जिस पर वो डर गए और उन्होंने वाकई मेरे बैठे बैठे वहां से टीम भेजी, और उस टीम ने उनको उस आधे घंटे के अंदर इत्तला दी कि जी इनका कोई चोरी नहीं हो रही, और ये गलती हमारी है कि हमने इनके बिल पे लिख दिया कि मीटर टेम्परिंग है या कुछ और है, और इनका बिल जो है वाकई गलत है। तो मेरा बिल तब जाके ठीक किया गया। लेकिन वो भी दूसरी दफा में, पहली दफा में ही बेवकूफ बन गया था। मेरा बिल जब इनका ज्यादा आया, मैंने 20,000 रुपये बिल भर दिया कि शायद कोई ऐसी वजह हो गई, कोई ऐसे एक्सेस पुराने कोई ऐसे एरियर बनकर आ गए, बिल जमा करा दिया। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा आया तो फिर जाहिर है मुझ में सकत नहीं थी उसको दोबारा भरने की। फिर मैंने सारी तस्वीरें बनाई मीटर की भी, और उसकी सारा सबूत इकट्ठा किया, और सारा पलंदा लेकर मैं इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर बैठ गया। और मैंने कहा या तो साबित करो कि मैं चोर हूँ, या साबित करो कि आप झूठे, या मैं साबित करूंगा कि आप झूठे हैं। तो ये हर शहरी नहीं कर सकता। और ये क्यों नहीं हर शहरी का मसला हल करते? अगर ये हर शहरी का मसला इसी बुनियाद पर, इसी दर्द के साथ हल करें तो के इलेक्ट्रिक का इमेज सही हो जाएगा। लेकिन ये मसला हल करते ही नहीं है। हाँ, इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, इंटरनेशनली दिखाने के लिए और अवार्ड लेने के लिए अपने कस्टमर सर्विस सेंटर को बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है। 118 की सर्विस बहुत जबरदस्त है। सोशल मीडिया पे इनकी बहुत जबरदस्त ट्विटर अकाउंट, ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त है, जो आजकल की स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए वो सारी बहुत अच्छी है। वो इन्होंने मेंटेन किया है। और वो उसमें कितने कितने परसेंट लोग हमारे यहाँ हैं जो 118 और सोशल मीडिया को अप्रोच कर लेंगे? एक कच्ची आबादी, झुग्गी में रहने वाली, एक मासी काम करने वाला मजदूर, बेलचा उठा के सुबह कट्टे खोदने वाला आदमी, वो क्या ट्विटर पे जाके इनको शिकायत करेगा? वो क्या अपने मोबाइल पे 118 पे इनकी रिकॉर्डिंग सुनता रहेगा पहले आधे घंटे तक, फिर वो राब्ता होगा, फिर उनको कहेगा, फिर वो कहेंगे अच्छा जी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपको इसको यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। केसी का पहले मामला ये था कि हर आदमी जाता था, कंसर्न आदमी से मिलता था, और स्टेप बाय स्टेप
हर इंजीनियर अपने से बड़े इंजीनियर को उसको रिकमेंड करता था कि ये मेरी पहुंच में नहीं है, मेरी पहुंच से बाहर है, अब आप फलां से मिले, अब आप फलां से मिले, तो शाम तक वो अपना मसला हल करा के वापस आता था। ऐसा नहीं होता था आजकल की तरह कि उसको सिक्योरिटी गार्ड बाहर से धक्के दे के भगा दे कि आप अंदर नहीं जा सकते, और अगर वो अंदर चला गया तो अंदर वाला जवाब दे रहा है पहले बिल भरें बाद में बात होगी। क्योंकि दुनिया में कहाँ होता है मुझे नहीं पता। और एक सवाल मैं बार बार अपनी अदालतों से करता हूँ अपनी खबरों के जरिए कि मुझे दुनिया का वो कानून बता दें जिसमें चोर की सजा आम शहरी को इसलिए दी जाए कि आपका पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है इसलिए बिल आप देंगे। ये कानून मुझे दुनिया का बिल्कुल आबिद साहब, यही मेरा अगला सवाल यही था कि मैं बिजली सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसका मुकम्मल बिल भी दे रहा हूँ, मैं बिजली चोरी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे इलाके में 4 लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, तो उनके जुर्म की सजा मुझे लोड शेडिंग की सूरत में भी भुगतनी पड़ती है और जायद बिलिंग की सूरत में भी भुगतनी पड़ती है। तो ये दुनिया के किस निजाम इंसाफ में ऐसा होता है और ये कैसे जस्टिफाइड है और किस तरह हमारी हुकूमतें इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रही हैं? ये इसलिए एक्सेप्ट कर रही है कि देखिए ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये ज्यादातर चोर ही हैं असल में। तो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कौमी असेंबली में बैठकर कि जी आप रिकवरी करेंगे, और रिकवरी करेंगे आप पीएमटी के बिलिंग के हिसाब से। पीएमटी का मीटर जितनी बिजली की कंजम्पशन शो करेगा, जितनी उसका खर्च शो करेगा, आप उसके मुताबिक उस इलाके से रिकवरी कर लें। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इनमें से कोई इदारा अपना काम नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक का जो रिकवरी का जो भी डिपार्टमेंट है, जब उसके लोग इलाकों में जाकर बिजली चोरी को नहीं पकड़ेंगे, और अगर बिजली चोरी पकड़ने जाए तो वहां उनको सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, लोग मार कर भगा देंगे, खंभों से बांध देंगे, या वहां पे जो इतना बड़ा कोई माफिया है जिसने बिजली चोरी का एक निजाम बनाया हुआ है और वो वहां पे अपनी किसी को आने नहीं देते, तो वहां के इलेक्ट्रिक का अमला बेबस हो जाता है। वहां उसको कानून की जरूरत पड़ती है कि उसके साथ पुलिस मोबाइल जाए, रेंजर्स की मोबाइल जाए, तो कभी उनको पुलिस की नफरी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी रेंजर्स मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, तो वहां पे उनकी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पर किरदार शुरू हो जाता है वफाकी हुकूमत का, कि वफाकी हुकूमत, चूंकि ये सिंध गवर्नमेंट का इदारा नहीं है बल्कि वफाक के जेर इंतजाम है, वफाक को चाहिए कि वो ऐसा इनको सिक्योर सिस्टम फराहम करे कि बिजली चोरों तक खुद पहुंचे। ये सारिफीन से कहते हैं कि बिजली चोरों की निशानदेही करें, हम आपका सिगह राज में रखेंगे नाम। यार तुम अजीब आदमी हो, तुम उसको मोहल्ले में जो है तुम उसकी दुश्मनी करवा रहे हो, या उसको जो चोर है उसको पता नहीं चलेगा मेरे खिलाफ किसने कंप्लेन की है। अगर उसको पता चल गया तो उसको तो रात को आना जाना घर मोहल्ले में मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसकी दुश्मनियां इलाके में करा रहे हैं, बजाय इसके कि आप कानून वालों की मदद लें और उसके बाद आकर डायरेक्ट चोर को खुद पकड़े। और उसका अब ये जब ये तो हकीकत है कि केईसी के दौर में केईसी के अमले ने मिलकर लोगों को कुंडे लगवाने की जो ट्रेनिंग थी वो केईसी के दौर में लोगों को थी। जो कुंडा सिस्टम मुतारिफ हुआ था वो केईसी के दौर में हुआ था और केईसी का अमला मिला हुआ था। फिर केईसी का दौर जब खत्म हुआ तो वो जो मिराज थी, बुरी वाली मिराज जो थी, वो तो शिफ्ट हो गई, लेकिन जो अच्छी वाली बातें थी वो अफसरान ने छोड़ दी कि उस दौर में लोगों के मसले भी हल होते थे। अब बिजली का अमला बहुत सारे इलाकों में मिला हुआ है, बिजली चोरी में मुलविस भी है, बिजली चोरों को पकड़ भी नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि कौमी असेंबली ने ये कानून पास किया हुआ है कि जब आप रिकवरी कर सकते हैं तो उसकी आड़ में ये रिकवरी कर रहे हैं। तो जब कानून साजी आपकी इस तरह की हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? और एक मोटा सा बड़ा सा इश्तिहार हर कुछ दिन बाद अखबार में आ जाता है कि बिजली चोरों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, फला एक्ट के तहत उसको सजा हो सकती है, फला एक्ट के तहत उसको ये हो सकता है। मैं खुद इतने बिजली चोरों को जानता हूँ, आज तक तो उन्होंने किसी पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा, तो वो उसको दूसरी सजा क्या देंगे? अच्छा अच्छा आबिद साहब, एक इल्जाम ये भी आयद किया गया कि शहर में जो बिजली फराहम करने के लिए जो तारें इस्तेमाल होती थी केईएससी के जमाने में वो कॉपर वायर्स थी, और के इलेक्ट्रिक ने आने के बाद वो कॉपर वायर रिप्लेस कर दी सिल्वर वायर से उसको रिप्लेस कर दिया, और अरबों रुपए का कॉपर है वो, जो कहा जाता है इल्जाम के मुताबिक कि वो अरबों रुपए का कॉपर है जो उतारा गया। क्या आप समझते हैं, पहली बात ये कि क्या वो कॉपर कहाँ गया, वो किस हैसियत में के इलेक्ट्रिक ने बेचा, और दूसरी बात ये कि क्या इस तब्दीली की वजह से भी लोड शेडिंग एक वजह है उसकी कि सिल्वर इतनी लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता? जी बिल्कुल। एक तो पहले मैं करेक्शन कर दूं कि इसको आप सिल्वर वायर के बजाय एल्यूमिनियम वायर कहें। ओके, इसका सही जो वो है, ये जो धात है ये एल्यूमिनियम है, तो इन्होंने कॉपर को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम से, और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर कहलाता है, और उसको इन्होंने ये आज तक एक बहुत बड़ा सवाल है, और कोई हमारा मुल्क का ऑडिट का इदारा, वही वाली बात है मैंने आपसे कहा था कि जब आप सारे काम एक इदारे को दे देंगे तो उससे बासपुरस कौन करेगा।
तो इन्होंने कॉपर के अरबों रुपए के वायर निकाले, उसको कहाँ ठिकाने लगाया ये आज तक कुछ पता नहीं चलने देते ये लोग, चाहे हम उसको किसी भी तरीके से मालूम करने की कोशिश करें। इसलिए कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा किला है बहादुर शाह जफर का जिसमें घुसना बड़ा मुश्किल हो गया है, और शायद ये चोरी की वजह से ही इन्होंने ये किला बनाया है ताकि हमारे राजों तक लोग ना पहुंच सकें। और एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर के मुकाबले में इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर। और ये जो फॉल्ट आ रहे हैं, बेसिकली जो फॉल्ट की रफ्तार बढ़ी है, इसकी एक वजह जो है वो एल्यूमिनियम वायर भी है, जो कॉपर की तरह इतना मजबूत नहीं है। ये हीटअप हो जाता है, ये जल्दी टूट सकता है, इसके जो जंपर्स होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। तो इन्होंने ये तो बहुत बड़ा घपला किया है। ये घपला क्यों किया है ये आज तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने इससे कौन सा लॉस कवर किया है या इसका फायदा उठाकर इन्होंने इसको किस मद में खर्च किया है। ये अल्लाह करे कोई ऐसी हमारे मुल्क में ऐसा कोई शख्स हो, ऐसा कोई इदारा हो जो के इलेक्ट्रिक से ज्यादा ताकतवर हो। इस वक्त तो के इलेक्ट्रिक ने साबित किया है कि वो सदर और वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है। तो पहले तो आप कोई कानून में ऐसी तब्दीली लाएं कि जो कोई ऐसा शख्स पैदा करे पाकिस्तान जो के इलेक्ट्रिक से ज्यादा मजबूत हो, जो के इलेक्ट्रिक से ये पूछ सके और पूछ कर फिर आवाम को ही बताए। ये ना हो कि सिर्फ पूछ के अच्छा चलो यार ठीक है जो हो गया अब नहीं करना यार, जरा एहतियात करो लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, ये ना करें। अभी तक तो यही हो रहा है कि बहुत सारे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो जब उनको असल बात पता भी चल जाती है तो आवाम को नहीं बताते, चाहे वो कोई भी दौर हो, चाहे वो इससे पहले का दौर हो या उससे भी पहले का दौर हो। ऊपर ऐसा लगता है सब मिले हुए, ऊपर वालों को असल बात ही पता है, लेकिन वो आपस में कहते हैं अच्छा ठीक है यार बस कर लो, किसी तरह आवाम का गुस्सा जो है ना वो ठंडा करा लो, हम पे बड़ा प्रेशर है। तो वो कुछ घूम घुमा के फिर आके वो बात मुकमुका में तय हो जाती है। तो मुकमुका की सियासत आपको पता है पाकिस्तान में किस किस जगह पे नहीं है। अच्छा आबिद साहब, अब सिस्टम जनरेटेड बिल इशू किए जा रहे हैं, जो अभी ताजा तरीन शिकायत है लोड शेडिंग के अलावा वो है सिस्टम जनरेटेड बिल आ रहे हैं, यानी मीटर रीडिंग नहीं हो रही और अंदाजे के मुताबिक हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। अब अगर मेरा सिस्टम जनरेटेड बिल है और मैं वो ज्यादा है और मैंने जमा करा दिया, तो दूसरी दफा जो बिल आएगा वो मतलब अगर ज्यादा बिल है भी तो वो मुझसे ये कहा जाता है कि जी आप बिल पहले जमा करा दें फिर उसके बाद बात करेंगे। तो अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है और मईशत का सूरत हाल सबके सामने है, कोरोना की वजह से कारोबार बंद पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो किस तरह लोग सरवाइव करेंगे इस सूरत हाल में और जाएं किसके पास? मतलब के इलेक्ट्रिक तो बोलता है कि पहले आप बिल जमा कराएं उसके बाद आगे दूसरी बात करेंगे। जी मैंने तो अपनी गुफ्तगू के शुरू में ये बात बताई थी आपको कि इनका ये शुरू से तरीका रहा है कि ये बजाय मसला सॉल्व करने के मसले को पहले तो उलझाते हैं, और ये उलझना ही है कि लोगों से कहें कि जी पहले आप जमा करा दें, और बेचारे की जमा कराने की सकत नहीं होती। उनमें से जो लोग किसी भी तरीके से कर्ज लेकर या कोई भी इंतजाम करके जमा करा देते हैं तो चलो उतने परसेंट लोगों का तो उस महीने के लिए मामला टल जाता है, वो डिस्प्यूट हल नहीं हुआ होता। लेकिन जो लोग बेचारे जमा नहीं कराते फिर वो तंग आते हैं, और तंग आने के बाद वो ये तय कर लेते हैं कि अब भाड़ में जाओ, हम जमा ही नहीं करा रहे। देखिए ऐसी परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और के इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए कि अगर हमने अपना जवाब देने का यही तरीका रखा तो आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो और बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को खुद आमादा कर रहे हैं कि वो बगावत करें, वो चोरी करें, और अगर वो चोरी ना करें तो कम से कम बर्दाश्त करके जो उनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा हो रहा है वो रिएक्ट करें, और उस रिएक्शन के नतीजे में आपको पता है फिर शहर में अनारकी पैदा होती है। तो ये पहले इदारे जो थे वो इन बातों को सोचा समझा करते थे कि आवाम के गुस्से को एक लेवल तक रखना है, अगर वो उससे ज्यादा बढ़े तो उसके बाद उस मसले को सॉल्व किया जाता था। पहले आप देखें कि जो मुजाहरे होते थे, किसी मुजाहरे की नौबत उस वक्त आती थी जब मामला सर से ऊंचा हो जाए, और एक मुजाहरा होने का मतलब ये होता था कि उस डिप्टी कमिश्नर के इलाके के डिप्टी कमिश्नर की नौकरी खतरे में पड़ जाती थी, और उसको कमिश्नर को जवाब देना पड़ता था कि नौबत आई क्योंकि लोग घरों से बाहर आ गए। तो वो जल्दी से जाता था अपनी गाड़ी में बैठकर और उस सारे मौत को ठंडा करता था और हाथ जोड़ जोड़ के कहता था भाई इस वक्त तुम लोग घरों को चले जाओ, तुम्हारा मसला मैं खुद हल कराऊंगा। और वो उनकी दरखास्तें लेकर खुद भागा फिरता था, चाहे वो केसी का मसला हो, चाहे वो पानी की फराहमी का मसला हो या कोई और मसला हो, और जाके इदारों के अफसरान से बात करता था कि भाई आप इनका मसला हल करो, मैंने इनको एक दिन के लिए सिर्फ कहा है कि घरों में चले जाए, अगर ये कल सड़कों पे आए तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो इतना डर और खौफ होता था मुजाहिरों का। अब तो मुजाहिरा फैशन बना हुआ है, जैसे शोबिस का कोई काम होता है इस तरह मुजाहिरे होते हैं हमारे मुल्क में। जब चाहो प्रेस क्लब पे आ जाओ, जब चाहो जो है वो किसी के हेड ऑफिस पे जाके मुजाहिरा कर दो, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क कर दो, ट्रैफिक जाम कर दो, नेशनल हाईवे बंद कर दो, कभी शारा फैसल बंद कर दो, और कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। यानी अब तो कमिश्नर साहब तक कोई तौफीक नहीं होती कि किसी मुजाहिरे के ऊपर वो परेशान हो जाए।
ठीक है जी, वो ठीक है, थकार के खुद ही घर चले जाएंगे। अब आप देखें जो धरने होते हैं वो पहले अलामती भूख हड़ताल होती थी और अलामती भूख हड़ताल एक दिन से ज्यादा नहीं चलती थी। अब तो लोग 6-6 महीने की अलामती भूख हड़ताल करते हैं प्रेस का, 6 महीने तक उनको कोई आकर ही नहीं पूछता वो सही है या गलत है, बैठे रहते हैं और ट्रैफिक को हैजर्ड दे रहे होते हैं। इसी तरह अभी जो पीटीआई ने अब धरने का प्रोग्राम बनाया है, वाह, यानी उसको कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा कि हुकूमती पार्टी आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस में अगर धरना दे रही है तो ये नौबत आई क्यों? इस मसले को हल करना है ना। अगर जिन लोगों ने हल करना है वो भी धरना देंगे तो इस मसले को हल कौन करेगा? उसके लिए क्या अमेरिका अमेरिका के सदर को बुलाना पड़ेगा? अच्छा आरिफ साहब, बस आखिर में एक दो सवालात बस मैं पूछ लूं आपसे। क्या आप समझते हैं कि इसका हल ये है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में ले ले दोबारा से, जो कि कई लोगों की तरफ से मुतालबा किया गया है, या फिर कोई नई कंपनीज को मौका दिया जाए ताकि मुसाफकत पैदा हो और सूरत-ए-हाल बेहतर हो? देखिए, अगर नई कंपनी इस शर्त पर इस तरीके से आई कि ये वाली पूरी फाइल उठाकर सिर्फ टाइटल बदल दिया जाए और टाइटल बदलकर दे दिया जाए कि जी ये अब इसका नाम फला ग्रुप से शंघाई ग्रुप हो गया या एक्सवाईजेड कोई ग्रुप हो गया है और अंदर की शिकें और अंदर की इजारादारी और अंदर का पूरा निज़ाम वही रहा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर इन्होंने मुसाबिकत पैदा करनी है, आप नए मुआहदे से पहले ये ज़रूर तय कर लें कि ज़रूर शंघाई इलेक्ट्रिक को या जो भी हसीस खरीदने में दिलचस्पी रखता है उसको ज़रूर दें, लेकिन शराइत ज़वाबित का सरनो जायज़ा लें, उन खामियों को दूर करें जिनकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे। वो खामियां निकाल कर, उन एक एक शिकों को निकाल कर उसको दुरुस्त करें, माहिरीन को बिठाया जाए। ऐसे नहीं, आम लोगों से नहीं, माहिरीन को बिठाकर तय करें कि इसकी सबसे पहले पैदावार कैसे होगी, पैदावार कितने लोग करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोग करेंगे, उसके बाद जो इसकी बिलिंग है और इसकी जो बिलिंग का तरीक़ाकार है वो कैसे होगा, रिकवरी कैसे होगी। जब तक आप इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे और कंपनी के ऊपर एक और कंपनी का प्रेशर नहीं होगा, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। न्यूज़ रूम के एडिटर के ऊपर प्रेशर होता है प्रेस का कि जी काफ़ी मुझे 1:30 बजे चाहिए न्यूज़, चाहे उसको बड़ी खबर मिस करनी पड़ जाए, काफ़ी 1:30 बजे आती है। प्रेस से अखबार छपने तक का मामले पर प्रेशर होता है सर्कुलेशन मैनेजर का कि मुझे इतने बजे बंडल उठाना है, वहां से वो इतने बजे बंडल उठाता है। अगर अब इनमें से कोई भी अपनी ताखीर किसी वजह से करता है कभी कभी तो उसको उसकी पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। अगर एडिटर ने 1:30 से 2 बजाए तो उस आधे घंटे की जस्टिफिकेशन कोई बहुत बड़ी होगी, कोई ट्रेन का हादसा आया होगा, कोई बहुत बड़ी दुनिया में कोई तब्दीली आई होगी, वो जस्टिफाइड होगी, उस टाइम को कवर किया जाएगा प्रेस में ताकि वहां पे काम तेजी से किया जाए। अगर प्रेस भी वो नाकाम होती है तो उसको कवर करेगा सर्कुलेशन वाला, जो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तारी से दौड़ाएगा कि हॉकर तक वक्त पर पहुंच जाए। तो देखिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। मेरा ख्याल है आबिद साहब की लाइन शायद उनका इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है। बहरहाल आज हमने गुफ्तगू इसी हवाले से की कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी क्यों खराब है और क्यों उसको बेहतर होना चाहिए। आबिद साहब का बहुत वसी तजुर्बा है इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक के हवाले से और कराची में बिजली की फराहमी के हवाले से काफ़ी उन्होंने सरासर गुफ्तगू की और उन्होंने मसाइल का हल भी बताया। इस गुफ्तगू में मसाइल की निशानदही भी है और मसाइल का हल भी है। ज़रूरत इस बात की है कि सूरत हाल को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए, वरना अगर सूरत हाल हाथ से निकली तो फिर मामला और ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है और उसमें फिर वाक़यात दोबारा से वो दोहराए जाएँ जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ें। तो बेहतर ये है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इसके ऊपर कोई अमली तौर पर कोई इक़दामात ले, कोई कदम उठाए ताकि लोगों की परेशानी ख़त्म हो। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल आपको दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।